वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति क्लासेस। आज हम फिगर ऑफ स्पीच का नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच यानी कि 7th नंबर हम कंटिन्यू करेंगे, जो है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया एग्जैक्टली क्या होता है? इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग। इसका मतलब है जैसे कि इसमें किसी भी जानवर या किसी भी चीज़ की आवाज़ की जो उसकी आवाज़ एग्जैक्ट बताने की कोशिश करता है। जैसे कि हो गया जैसे स्नेक की आवाज़ कैसे होती है? हिस ऐसे होती है, तो हिस वर्ड अगर आ गया। या फिर बी यानी कि जो मक्खी होती है उसकी आवाज़ कैसे होती है? बज़ ऐसे आवाज़ होती है। तो उसकी आवाज़ अगर BUZZ यानी कि बज़ डाल दिया। या तो कैट कैसे करती है? म्याऊ म्याऊ करती है, तो उसका अगर हमने लिख दिया कैट म्याऊ, यानी कि उसकी आवाज़ जैसी है, अगर वैसा ही वर्ड अगर इसमें आ गया तो उसको हम बोलते हैं ओनोमेटोपिया। तो हम आज स्टार्ट करेंगे ओनोमेटोपिया से। तो ये फिगर ऑफ स्पीच जो कि जानवर या फिर किसी भी वस्तु, जैसे बेल का कैसा आवाज़ आता है? रिंग होता है बेल, तो रिंग अगर आवाज़ आ गई तो बेल रिंग्स। अभी आगे जैसे बढ़ते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल था कैट म्यू। ऑफ कोर्स कैट की आवाज़ कैसे आती है? म्याऊ म्याऊ आती है, तो फिर कैट का आवाज़ क्या है? म्यू है। तो यस, ये हमारा है ओनोमेटोपिया। नेक्स्ट इज कुक्कू कू। कुक्कू कैसे करती है? कू आवाज़ करती है, ऐसा आवाज़ आता है ना, कू, वही वाला आवाज़ है ये, कुक्कू कू। बजिंग बी यानी कि होती है मक्खी क्या कर रही है? बजिंग कर रही है, तो बजिंग बी। यानी कि जो भी जानवर है या जो भी कीड़ा मकोड़ा है, इंसेक्ट है या कोई भी वस्तु है, कोई भी थिंग है, कोई चीज़ है, उसकी एग्जैक्ट अगर वॉइस यहाँ पे लिख दिया है, हर वही वॉइस हम लोगों को सुनने में भी आता है, तो हम उसको बोलते हैं ओनोमेटोपिया। जैसे नेक्स्ट है जिगलिंग बेल। जिंगल जिंगल बेल आपने सुना होगा, तो वही है, बेल की आवाज़ जिंगल आती है, तो जिंगलिंग बेल। द टिक टॉक ऑफ क्लॉक की आवाज़ कैसे आती है? टिक टिक टिक, या फिर आप लोग टिक टॉक ऐसे बोलते हैं। तो ये जो हमारा 5th एग्जाम्पल है वो है टिक टॉक ऑफ क्लॉक, यानी कि क्लॉक की आवाज़ जो होती है वो टिक टॉक आती है, तो हमने उसको उसी के नाम पे जो है डाल दिया है कि क्लॉक की आवाज़ है वो टिक टॉक ऐसे आती है। नेक्स्ट इज द बी बज अराउंड गार्डन। गार्डन के पास क्या कर रही है? बीज बज ऐसे आवाज़ कर रही है, तो गार्डन के पास बीज की आवाज़ बज आ रही है, तो हमने लिखा भी बज है, तो बज बोल रहे हैं और आवाज़ भी बज जैसी ही आती है, तो दोनों सेम है। नेक्स्ट इज ग्रंट गोज द हॉग का मतलब होता है पिग, सुअर। उसकी आवाज़ कैसी होती है? ग्रंट, उसकी वॉइस कैसी होती है? ग्रंट होती है। नेक्स्ट है द लार्ज डॉग सैड बाउ वाउ आवाज़ कौन करता है? डॉग करता है, तो फिर हम बाउ वाउ, भौंकता भी ऐसी ना, बाउ वाउ, यानी कि डॉग कैसा आवाज़ कर रहा है? बाउ वाउ कर रहा है। तो हम जैसा डॉग बोलता है वैसा ही अगर हमने पोएम में लिखा हुआ है, पोएम की लाइन में लिखा हो, तो समझ जाना कि वो ओनोमेटोपिया है। नेक्स्ट है, ये लास्ट वन है, द स्नेक हिस आवाज़ कैसे आती है? स्नेक की हिस ऐसी आवाज़ आती है, और हमने लिखा भी हिस्ड है, इसका मतलब स्नेक की आवाज़ हिस आती है और हमने लिखा भी हिस है। तो हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है साउंड ऑफ एनिमल, बेल्स और एनीथिंग, अगर कुछ भी आ गया तो समझ जाना कि वो ओनोमेटोपिया है। नेक्स्ट हमारा 8th फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन। क्या है? एलिट्रेशन। इसमें हमें सिर्फ साउंड मिलेगा, सिर्फ साउंड, यानी कि जैसे पा यानी कि हमें प साउंड मिलेगा। इसमें लेटर्स नहीं देखने हैं, इसमें साउंड देखना है। बहुत बार जी जो होता है ना, उसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग ज ही करते हैं, और जे का प्रोनाउंसिएशन भी हम लोग ज करते हैं। अगर एक ही पोएम में जी का प्रोनाउंसिएशन भी ज से हो रहा है और जे का प्रोनाउंसिएशन भी ज से हो रहा है, तो समझ जाना कि वो हमारा एलिट्रेशन है। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, बाबा ब्लैक शिप, यानी कि ब हो गया, ब पूरा वर्ड सेम नहीं है। जैसे यहाँ पे बाबा पूरा वर्ड सेम है, पर वो एलिट्रेशन नहीं है। जो वर्ड होता है ना, सिर्फ एक अक्षर, पूरा शब्द नहीं, नॉट अ वर्ड, जस्ट अ लेटर, यानी कि सिर्फ एक लेटर सेम होना चाहिए, बी ब। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने भी बताया कि कहीं कहीं पे जी से भी ज होता है और जे से भी ज होता है, यानी कि हमारा बोलने पर हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बाबा ब्लैक शिप, बा ब्लैक, तो ब आ गया। यहाँ पे देखो, क्रुक कंस्पायर विथ द किंग, काइंड किंग, यहाँ पे सी से का हो गया।
यहाँ पे भी सी से क हो गया, बट हमने यहाँ पे कौन सा क देखा, के वाला क देखा। यहाँ पे कौन सा क देखा, के वाला क देखा। यानी कि क्रुक कंस्पायर विथ काइंड किंग, क क क क। देखिए लेटर सेम है, नहीं है, फिर भी हमारा क्या सेम आ रहा है। कैसे पता चल रहा है कि वो एलिट्रेशन है? ये एलिट्रेशन है, कैसे पता चल रहा है? वो जो आवाज़ है, जो वॉइस है, जो प्रोनाउंसिएशन क क क आ रहा है। इसके पहले ब ब ब आया था, अभी क क आ रहा है। भले लेटर अलग है, लेटर अलग रहने दो, शब्द भी अलग है। यहाँ पे काइंड है, यहाँ पे किंग है। क्या 10 बार किंग किंग नाम आ रहा है क्या? नहीं। यहाँ पे बाबा आया था, इसका मतलब ज़रूरी नहीं बाबा वर्ड नहीं आना चाहिए। सेकंड बाबा नहीं भी आया होता, ना बस आया होता, बैट आया होता, पर ब आ रहा है तो भी चला होता। ये पोएम का लाइन है, बस इसके लिए लिया हुआ है। और जब कोई वर्ड सेम टू सेम आता है ना, उसके लिए कुछ अलग है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। हम आगे देखेंगे वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहती फिगर ऑफ स्पीच का, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि अगर हमारा सिर्फ एक लेटर बोलने में अगर सेम सेम आएगा, और अगर वो लेटर भी नहीं हो करके अगर वो प्रोनाउंसिएशन यानी कि उसका साउंड भी सेम हो गया, तो समझ जाना कि वो हमारा एलिट्रेशन है। जैसे अब नेक्स्ट है, द बॉयज आर बिजी बाउंसिंग बास्केटबॉल। बॉयज बिजी बाउंसिंग बास्केटबॉल, ब ब ब ब एलिट्रेशन। इवन एलिफेंट एंजॉय ईटिंग एग एवरी डे। ये तो ई हो गया, ठीक है, लेकिन ये ई हम लोग हमारा ए है। ए ए एलिफेंट एंजॉय एग्स एवरी डे, यानी कि हमारा ई नहीं हो रहा है। ई क्या हो रहा है? ये इवन है। ये क्या है? इवन है। ये क्या है? ईटिंग है। ये हमारा ई साउंड प्रोनाउंस कर रहा है। ये भी हमारा ई साउंड प्रोनाउंस कर रहा है, पर ये हमारा क्या कर रहा है? ए ए ए ए ए ए ए ए, यानी कि लिखा हमने, देखो यहाँ पे भी लेटर सेम लिखा हुआ है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। हम इसको क्या पढ़ रहे हैं? इवन पढ़ रहे हैं, ई पढ़ रहे हैं। इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? ईटिंग पढ़ रहे हैं, ई पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा बार बार प्रोनाउंस क्या हो रहा है? ए, यानी कि आवाज़ सेम आनी चाहिए। लेटर स्पेलिंग अलग हो, फर्क नहीं पड़ता, पर आवाज़ जो होती है ना, वो सेम आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, द जेंटल जायंट जंप विद द जॉयट। अभी इसमें देखो, यहाँ पे जी है जिसको हम लोग ज पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी जी है जिसको हम लोग ज पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जे है जिसको हम लोग ज पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे भी जे है जिसको हम लोग ज पढ़ रहे हैं। यानी कि सब जगह पे लेटर अलग अलग है, लेकिन बोलने के टाइम पे हम कैसा बोल रहे हैं? ज बोल रहे हैं। जेंटल जायंट जंप जॉय, ज ज ज ज। इसका मतलब अगर हमारा स्पेलिंग या लेटर सेम नहीं भी हुआ, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। फिगर ऑफ स्पीच में बोलते वक्त ज ज ज, ए ब ब ब, क क क क, ए ज ज ज ज। यानी कि बोलते वक्त लेटर अगर अलग भी है और हमारा अगर प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो वो हमारा हो जाता है एलिट्रेशन। आगे देखते हैं। शी हैप्पीली हेल्प द होमलेस। ह स्पेलिंग पूरी अलग अलग है, बस लेटर पहला सेम है। ह प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? ह, यानी कि ये हैप्पीली हेल्प्ड होमलेस, हैप्पीली हेल्प्ड होमलेस, ह, यानी कि हमारा एलिट्रेशन हो गया। नेक्स्ट इज अ पेपर प्लेन पास्ड ओवर माई हेड। पेपर प्लेन पास्ड, प, क्या प्रोनाउंसिएशन हो रहा है? प, यानी कि ये एलिट्रेशन है। शी शेल डाउन द सी शोर। श, इधर भी श, इधर भी श, यहाँ पे स, यहाँ पे स, यहाँ पे स। देखो ये स है, सिर्फ
एस एच अगर होगा तो वो ये वाला श हो जाता है, सिर्फ एस होगा तो ये वाला स होता है, फिर से यहाँ पे एस एच हो गया यानी कि ये वाला स हो गया, यहाँ पे सिंगल एस है यानी कि ये वाला स हो गया, यहाँ पे एस एच है यानी कि ये वाला स हो गया। यानी कि हम दोनों तरफ से देखा जाए तो यहाँ पे भी श श आ रहा है, यहाँ पे स आ रहा है, यानी कि दोनों तरफ से ये एलिट्रेशन है क्योंकि यहाँ पे दोनों भी श बार बार रिपीट हो रहे हैं। आगे, I bought a bag of big bell peppers. Bought, bag, big, bell. ब रिपीट हो रहा है यानी कि ये एलिट्रेशन हुआ। Peter, pepper, picked, peck of pepper. प इसका मतलब ये भी एलिट्रेशन हुआ। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, सिर्फ हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है यानी कि बोलने का जो तरीका है बस वही हमें सेम चाहिए था, यानी कि जो वर्ड जो साउंड आता है वो साउंड सेम चाहिए हम लोगों को। इसमें स्पेलिंग लेटर्स अलग हुए तो भी चलेगा लेकिन हमें साउंड सेम चाहिए। नेक्स्ट है टोटोलॉजी। ये जो टोटोलॉजी है वो क्या होता है? एन एक्सप्रेशन दैट सेज सेम थिंग ट्वाइस, यानी कि बिना वजह के एक ही चीज़ को दोहराना। जैसे द इवनिंग का मतलब क्या होता है? शाम होता है। शाम यानी कि संध्या का समय, शाम का समय, रात होने के पहले का समय। और सनसेट कब होता है यानी कि सूर्य डूबता कब है? ये भी शाम को होता है। यानी कि हम सनसेट भी बोल रहे हैं और शाम भी बोल रहे हैं जबकि दोनों का मतलब सेम हो गया। तो इवनिंग और सनसेट दोनों वर्ड पूरे अलग है, ना सुनने में सेम, ना स्पेलिंग सेम, कुछ भी सेम नहीं होगा, लेकिन दोनों का अर्थ सेम होगा और एक ही सेंटेंस में दोनों यानी कि बिना वजह के एक वर्ड एक्स्ट्रा यूज कर लिया है हमने, तो उसको बोलते हैं हम टोटोलॉजी। जैसे नेक्स्ट देखते हैं, द रिवर वॉज वास्ट एंड वाइड। वास्ट एंड वाइड मतलब बहुत बड़ा, दोनों का मतलब एक ही हुआ, बहुत बड़ा। तो एक बार भी लिख देते वास्ट या एक बार भी लिख देते वाइड तो भी हम समझ जाते कि रिवर तो बहुत बड़ा था। तो जबरदस्ती वास्ट और वाइड दोनों को लिखने की ज़रूरत नहीं थी, यानी कि हमने किसी को बताने के लिए एक से ज़्यादा वर्ड यूज़ कर लिया है। जैसे नेक्स्ट है, दिस इज शॉर्ट समरी ऑफ पोएम। आपको पता है शॉर्ट यानी क्या होता है? शॉर्ट यानी कि छोटा सा, कम समय में किसी चीज़ को बताना। और समरी का मतलब क्या होता है? सारांश, यानी कि कोई भी बड़ी स्टोरी को शॉर्ट कर देना। या हम लोग जैसे कभी कभी फिल्म की रिव्यू देते हैं, 3 घंटे की फिल्म अगर हम किसी को बताने जाते हैं, हम 5 मिनट में एक्सप्लेन कर देते हैं, अरे ऐसा हुआ था, यानी कि उसको हम लोग क्या करते हैं? सारांश बताते हैं, यानी कि क्या बताते हैं? हम समरी बताते हैं, यानी कि हम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वही हो गया है, दिस इज शॉर्ट समरी ऑफ पोएम। दोनों का मतलब एक ही है, शॉर्ट यानी कि शॉर्टकट में बताना और समरी यानी भी शॉर्टकट में ही बताना होता है, पर एक ही सेंटेंस में शॉर्ट और समरी दोनों यूज़ किया हुआ है, दोनों में से कोई एक भी यूज़ कर सकते थे। नेक्स्ट है, द गोबी इज़ वेरी ड्राई डेजर्ट। दिस इज़ द नेम ऑफ दैट डेजर्ट। डेजर्ट यानी क्या होता है? डेजर्ट यानी कि वो जगह जहाँ पे सूखा होता है, जहाँ पे पूरा रेतीला होता है, जैसे रेगिस्तान। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, जहाँ पे पूरी मिट्टी होती है। जैसे राजस्थान ज़्यादातर रेगिस्तान का एरिया, डेजर्ट एरिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और ड्राई का मतलब क्या होता है? वही होता है सूखी जगह। डेजर्ट का मतलब भी वही होता है, रेगिस्तान। तो द गोबी इज़ वेरी ड्राई और डेजर्ट का दोनों बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट है, द टीचर असिस्टेड। असिस्ट करना यानी कि किसी की मदद करना। असिस्ट करना यानी कि किसी के पास बहुत ज़्यादा बर्डन है तो हम उसकी हेल्प करते हैं। और मी बाय हेल्पिंग, अगेन हेल्प की वर्ड आ गई है। अब अगेन फिर से हेल्प वर्ड क्यों आया? जब यहाँ पे असिस्टेड आ चुका है तो यहाँ पे हेल्प का कोई मतलब नहीं है लाने का, यानी कि एक ही वर्ड में 2 चीज़ को बोल दिया गया है। अब यहाँ पे आई पर्सनली मेड इट विथ माई ओन हैंड फॉर यू, मतलब मेरे खुद के हाथों से मैंने ये तुम्हारे लिए ही बनाया हुआ है। मैंने बनाया है खुद के हाथों से, मेरे मतलब बार बार आई, माई, ओन, पर्सनली, ये सबका मतलब एक ही होता है। सबका मीनिंग जो होता है क्या होता है? सेम होता है। इसका मतलब इतना सारा आई, माई, मी यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ही हैज़ पास्ड अवे। पास्ड अवे यानी कि कोई मर जाता है तो हम बोलते हैं पास्ड अवे। नो मोर, ही इज़ पास्ड अवे, वो मर गया, ही इज़ नो मोर, अब वो नहीं रहा। दोनों का मतलब तो एक ही हो गया कि वो मर गया और वो नहीं रहा, तो कोई भी एक ही बोल देते कि अब वो नहीं रहा यार, या फिर वो मर गया यार। नहीं, ही हैज़ पास्ड अवे
ही इज़ नो मोर, यानी कि 2 बार अलग अलग वर्ड यूज़ करके एक ही चीज़ को बता दिया गया है। शी इज़ स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड ब्रेनी। स्मार्ट भी है, इंटेलिजेंट भी है, ब्रेनी भी है, मतलब क्या, अकलमंदी है ना। स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ब्रेनी तीनों का मतलब एक ही होता है, बस एक बार में उसको बता सकते थे यार शी इज़ वेरी स्मार्ट, या शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, या शी इज़ वेरी ब्रेनी। कोई भी एक चीज़ बोल सकते थे, उसको इतनी बार बढ़ा चढ़ाने की ज़रूरत है। बढ़ा चढ़ा के नहीं, वो तो हमने पीछे सीखा हुआ है। एक्चुअली बढ़ाया चढ़ाया नहीं है, बस एक ही वर्ड, एक ही चीज़ को बताने के लिए एक से ज़्यादा अलग अलग वर्ड यूज़ कर लिया है, ठीक है। सेम मीनिंग वाले वर्ड्स इसमें यूज़ कर लिए गए हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टॉटोलॉजी। ये कौन सा हुआ है हमारा, टॉटोलॉजी हो गया है। नेक्स्ट 10th वन इज रिपीटेशन। रिपीटेशन में देखो, हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा है, एलिट्रेशन पढ़ा है। आई थिंक यहाँ पे हमने एलिट्रेशन पढ़ा था, जिसमें हमने ब पढ़ा था, क पढ़ा था, बहुत अच्छा था ये, काफ़ी मज़ेदार था। इसमें हमने बाबा 2 बार यूज़ किया है। अगर पोएम में अगर आपने इसको रिपीटेशन लिख करके बाबा वर्ड डाल दिया ना कि हमने बाबा वर्ड 2 बार यूज़ किया, तो भी ये सही होगा, गलत नहीं होगा। लेकिन सिर्फ आप लोग ये बता रहे हो कि द प्रोनाउंसिएशन ऑफ बी इज सेम, तो हमें एलिट्रेशन डालना पड़ेगा। और अगर हमने बोला कि बाबा सेम वर्ड 2 बार एक पोएम में यूज़ हुआ है, एक लाइन में यूज़ हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, रिपीटेशन, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है। सेम वर्ड इज रिपीटिंग 2 और मोर देन 2 टाइम्स। जैसे स्माइल 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 एट योर माइंड एज ऑफन एज पॉसिबल। स्माइल स्माइल अगर 2 बार भी यूज़ होता ना, तो भी वो हमारा रिपीटेशन में आता, लेकिन यहाँ पे तो 3 बार यूज़ हुआ है, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, रिपीटेशन। देखो बहुत बार ऐसी लाइन आएगी, जैसे कि हमारा है रेन रेन गो अवे। जैसे रेन रेन गो अवे हमने और किस में यूज़ किया हुआ है, मैं आपको अभी बताती हूँ। देखो इसमें, जैसे कि ये हमारा एपोस्ट्रोफी में हमने क्या बोला था कि अगर हम किसी ऐसे इंसान से बात करते हैं जो इस दुनिया में नहीं है, या हम ऐसे किसी पत्थर से या पानी से, या हम बादल से या विंड से, हवा से, किसी से बात करते हैं, तो हम उसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। तो यहाँ पे भी किससे बात हो रही है, रेन, देखो रेन रेन गो अवे। हम बारिश को क्या बोल रहे हैं, रेन रेन गो अवे, यार चले जाओ बारिश, आज मत आओ, रेन रेन गो अवे हम बात कर रहे हैं ना। अगर हमने डाल दिया ना कि रेन ये हमें सुन बोल नहीं सकता है, एड्रेसिंग समवन समथिंग दैट इज एब्सेंट और एब्स्ट्रैक्ट और नॉट अलाइव, हमने अगर ये भी रीज़न डाल दिया तो एपोस्ट्रोफी में आ जाएगा, वो किस में आ जाएगा, एपोस्ट्रोफी में आ जाएगा, तो भी आपका सही है। लेकिन अगर आपने इसको ऐसे डाल दिया कि रेन रेन, दिस रेन, 1 वर्ड इज यूजिंग ट्वाइस, 2 या 2 से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, सो दिस इज रिपीटेशन, तो भी ये सही है। अगर आप रीज़न सही लिखते हो ना कि ये हम लोग क्यों डाल रहे हैं, रिपीटेशन क्यों डाल रहे हैं, हम टोटोलॉजी क्यों डाल रहे हैं, या फिर हम एपोस्ट्रोफी में क्यों डाल रहे हैं, उसका अगर आपने रीज़न सेम लिखा ना, तो वो सही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हमने एक ही चीज़ है ना, बहुत बार एक जो लाइन होती है ना, उसमें अलग अलग तरह से आ सकता है। हम एक तरह से देखा जाए तो रेन रेन से हम बात कर रहे हैं, यानी कि हम अगर निर्जीव वस्तु से बात करते हैं तो वो एपोस्ट्रोफी में आता है। मैं समझती हूँ, मैंने वो आपको 4th वाले में एक्सप्लेन किया कि एपोस्ट्रोफी यानी कि ऐसी वस्तु जो निर्जीव है, या फिर वो व्यक्ति वहाँ पे नहीं है या मर चुका है, और हम ऐसे चीज़ों से बात कर रहे हैं जो इस दुनिया में हमें नहीं समझ सकते, हवा पानी ये सब से, तो हम उसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। और रिपीटेशन में रेन रेन 2 बार आ रहा है तो हम इसको बोलेंगे रिपीटेशन। लेकिन अगर हमने लिख दिया कि रेन से हम बातें कर रहे हैं जो हमें नहीं समझ सकता, इसका मतलब ये एपोस्ट्रोफी है, तो भी हमारा सही होगा, ऐसा नहीं कि गलत होगा। तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों में से कौन सा भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इज गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन। यस, ये मूवी का याद आ गया होगा। गिव, हियर ऑल्सो गिव, 2 बार मांग रहा है वो, गिव गिव, 1 से ज़्यादा बार आ गया, गिव 2 या 2 से ज़्यादा बार आ जाएगा तो हम लिख लेंगे दिस इज रिपीटेशन। क्या ये रिपीट हो रहा है ना, एक ही वर्ड बार बार, बस रिपीटेशन में आ गया। वाटर वाटर ऑल अराउंड एंड नॉट अ ड्रॉप ऑफ ड्रिंक, सब जगह पर पानी पानी हो गया, सब कुछ पानी पानी हो गया, तो इसका मतलब है क्या हो गया, वाटर वाटर 2 बार आ गया, रिपीटेशन में चला गया। इट्स ओके नॉट टू बी ओके, ओके ओके 2 बार आ गया, रिपीटेशन। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, एपोस्ट्रोफी में भी जाएगा, हम लिटिल स्टार से बात कर रहे हैं, और ट्विंकल ट्विंकल 2 बार आ गया तो रिपीटेशन में भी जा सकता है, दोनों में से आप जो भी लिखोगे चलेगा। तो हमारा कौन सा चल रहा है, फिलहाल रिपीटेशन चल रहा है, इसलिए मैं रिपीटेशन के हिसाब से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ट्विंकल ट्विंकल 2 बार आ गया, रिपीटेशन में डाल दो। आई सो स्नेक अ हॉट हॉट डे, हॉट हॉट 2 बार आ गया, रिपीटेशन में चला जाएगा। All I did was smile and smile and smile, smile 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 is using 3 times, इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा रिपीटेशन हो गया। अभी हमने कौन सा फिगर ऑफ स्पीच किया, रिपीटेशन किया। सी 10th वन, एंड द लास्ट वन इज
नाउ दिस इज लास्ट वन, इसके बाद हमारा फिगर ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगा। 11th वन इज इन्वर्शन। क्या होता है इन्वर्शन? हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी है। जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़ने में बहुत परेशानी होती है, जिनको इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आता है ना, उन बच्चों के लिए थोड़ा ट्रिकी है। जो हिंदी मीडियम से या मराठी मीडियम से बच्चे हैं, उनको थोड़ा ये क्वेश्चन जो ये फिगर ऑफ स्पीच है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। वैसे ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपको सिंपल सेंटेंस मेकिंग भी आता है ना, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि इसमें है ना, सेंटेंस का ऑर्डर अलग होगा। जैसे हम लोग अगर कोई सेंटेंस लिखते हैं, जैसे राम इज़ प्लेइंग, तो हमारा क्या होता है ना कि राम ये कौन है? हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, जो भी है। प्लेइंग इन गार्डन, अभी जैसे प्लेइंग इन गार्डन, तो हम लोग अगर गार्डन जो वर्ड है, ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया। ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। इनको पता है कि शुरुआत में किसी का नाम आता है, फिर वो क्या कर रहा है वो आता है, फिर वो कहाँ कर रहा है वो चीज़, यानी कि प्लेइंग कर रहा है तो कहाँ प्ले कर रहा है, अगर वो खाना खा रहा है तो कहाँ बैठ करके खा रहा है, या लिख रहा है तो क्या लिख रहा है। हम जब भी ये चीज़ लिखते हैं, यानी कि हमारा थर्ड पार्टी यहाँ पे जो आ जाता है ऑब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है। लिखने का तरीका ऐसा होता है ना कि राम खेल रहा है गार्डन में। हम कभी कभी क्या लिखते हैं? गार्डन में खेल रहा है राम। तो ये क्या हो गया? इन्वर्शन हो गया, यानी कि उल्टा हो गया। जैसे अभी जैसे पहला वर्ड है, ये आपको इजी पड़ेगा, अभी समझा दूंगी। तो डिसीजन आई मस्ट टेक, डिसीजन यानी कि फैसला मुझे लेना पड़ेगा, या फिर हम कैसे, तो मुझे कोई फ़ैसला लेना पड़ेगा। हम नॉर्मली कैसे बोलते हैं? अरे यार मुझे कोई फ़ैसला लेना पड़ेगा इसके लिए, और यहाँ पे क्या बोलते हैं? डिसीजन, फैसला मुझे लेना ही पड़ेगा। जब हम ऐसा बोलते हैं, यानी कि हम उस वाक्य को तोड़ मरोड़ के बोल देते, आगे पीछे बोल देते, लाइन से नहीं बोलते, तो उसको क्या बोलते हैं? हम इन्वर्शन बोलते हैं। कौन सा है ये फिगर ऑफ स्पीच? इन्वर्शन। 11th वन इज इन्वर्शन, यानी कि सेंटेंस जो है वो लाइन से नहीं है, उल्टा पुल्टा बोल दिया है। जैसे स्टे नियर मी, डू नॉट टेक द फ्लाइट, यहीं पर रहो मेरे पास, फ्लाइट मत लेना। समझ में आया? फ्लाइट मत लो, मेरे पास रहो। ये हमारा सिंपल सेंटेंस में, यहीं पे रहो, फ्लाइट मत लो। जैसे सनवर्ड आई क्लाइम, तो ये क्या होना चाहिए? आई क्लाइम सनवर्ड, है ना, उल्टा है सनवर्ड। डाउन फेल द लीफ, द लीफ फेल डाउन। हमारा सिंपल सेंटेंस कैसा होना चाहिए? ऐसा, द लीफ फेल डाउन, यानी कि ऐसे लाइन से होना चाहिए था, पर उल्टा हो गया। डाउन फेल द लीफ, तो हमको उल्टा लिखना ही क्यों है? क्या रीज़न है उल्टा लिखना है? क्योंकि हम जब भी पोएम पढ़ते हैं ना, तो हमारा लास्ट का जो वर्ड होता है ना, वो राइमिंग वर्ड होता है। आप लोगों ने देखा होगा, लीफ, लीफ के साथ में हम लोग लीव लगा देंगे या थीव लगा देंगे, थीफ लगा देंगे। तो हमारा जो लीव के साथ थीफ होता है, तो लीव के साथ थीफ राइमिंग होना चाहिए, सॉरी लीव भूल जाओ, लीव के साथ थीफ राइमिंग होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ट्राई करते हैं कि लीफ वर्ड लास्ट में आए, ताकि जो नेक्स्ट लाइन का थीफ है ना, वो उसके साथ में राइमिंग हो जाए। तो जितने पोएट होते हैं ना, वो ऐसा ही उल्टा फुल्टा लाइन इसलिए लिखते हैं ताकि लास्ट का जो वर्ड है राइमिंग हो जाए और वो पोएम की तरह लगे, वो एक कविता की तरह लगे। तो बस यही रीज़न है कि अगर उस पोएम में जो लाइन्स होती है हमारी, अगर वो आगे पीछे दिया है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब जो लाइन से नहीं, अगर उल्टा फुल्टा दे दिया है ना, उल्टा सीधा दे दिया है, तो समझ जाना कि वो हमारा क्या है? इन्वर्शन है। हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? वो इन्वर्शन पढ़ रहे हैं। जैसे हंग्री आई एम, हंग्री आई एम, क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकती? आई एम हंग्री, मैं भूखी हूँ, बोल सकती हूँ, पर हंग्री आई एम, क्योंकि पोएट है ना, उनको राइमिंग वर्ड करना होता है। मैं ऐसे डायरेक्टली भी आप लोग क्या करना ना, टेक्स्ट बुक लेना, या तो अगर आपको बहुत हार्ड पोएम अगर समझ में नहीं आती है, तो फिर आप थोड़ा छोटे बच्चों का भी पोएम लेकर के देख सकते हो। उनको ना लाइन वाइज, हम स्टोरी पढ़ते तो हम ऐसे बोलते ना, एक लड़का था, वह जंगल में जा रहा था, उसे ये दिखा, हम ऐसे बोलते तो हम सिंपल सेंटेंस लिखते हैं। लेकिन जब पोएम होता है ना, जैसे हम बोल रहे हैं, दूर गगन में एक सितारा लगता हमको बेहद प्यारा, तो हम तो ऐसे लिखते हैं ना, सितारा हमको बेहद प्यारा लगता है, तो वो तो स्टोरी हो गई। लेकिन हमको सितारा और प्यारा राइमिंग ही करना है। दूर गगन में एक सितारा लगता हमको बेहद प्यारा, तो लास्ट में सितारा और प्यारा आना ही चाहिए, आ की मात्रा आनी ही चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सितारा और प्यारा को ऊपर नीचे लिखते हैं, और भले उसके आगे का सेंटेंस अलग थलग हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये होता है पोएम में, इसके लिए हम लोग आगे पीछे लिखते हैं, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से सिंपल वे में नहीं जाते, और उसका जो सेंटेंस होता है हम लोग क्या करते हैं, आगे पीछे लिख देते हैं। To the sea she went, she went to the sea, यानी कि वो किसकी तरफ जा रही है? समुद्र की तरफ। तो हम कैसे लिखेंगे? To the sea she went, चली गई समुद्र की तरफ वह, ऐसा। Fear the man felt, the man felt fear नहीं है, fear the man felt,
उल्टा है, वंडरफुल आवर क्वीन इज़, वो कैसा होना चाहिए, आवर क्वीन इज़ सो वंडरफुल, वेरी वंडरफुल, ऐसा सिंपल सेंटेंस होना चाहिए, बट नहीं, क्योंकि ये पोयम है और पोयम में हम लोग का सीक्वेंस ज़्यादातर नहीं होता है। स्कॉलर, यू आर ऑल, हम लोग कैसे बोलेंगे, यू ऑल आर स्कॉलर्स, हम ऐसे बोलेंगे ना, यू ऑल आर स्कॉलर्स। इसको लिखते टाइम पे देखो सिंपल सेंटेंस कैसे रहेंगे, यू ऑल आर स्कॉलर्स, तो हम लोग कैसे बोलेंगे, आप सभी लोग स्कॉलर हैं, लेकिन पोएम में कैसा लिखा हुआ है, स्कॉलर्स, यू आर ऑल, राइट, क्योंकि लास्ट में उनको हो सकता है उसके साथ में कुछ दूसरा राइमिंग लगाना हो, उसकी नेक्स्ट लाइन राइमिंग वाली हो, बॉल के साथ, ऑल के साथ, फॉल के साथ, कॉल के साथ हो सकता है, इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, ऑल को लास्ट में लिखा है। हेल्टर स्केल्टर द पेरेंट्स रन, हेल्टर स्केल्टर बड़ी हड़बड़ी में जोर जोर से भागते हैं तो हेल्टर स्केल्टर बोलते हैं, तो हेल्टर स्केल्टर द पेरेंट्स रन, और इसका कैसा होना चाहिए सिंपल सेंटेंस, द पेरेंट्स रन हेल्टर स्केल्टर, हेल्टर स्केल्टर ऐसा होना चाहिए, लेकिन उल्टा है, हेल्टर स्केल्टर द पेरेंट्स रन। सिंपल वे में इन्वर्शन वो होता है जिसका कोई सर होता है ना पैर होता है, सेंटेंस उल्टा फुल्टा कर देते हैं ताकि वो राइम स्कीम बन सके, बस। अगर पोएम में कोई लाइन का हमको पता है कि क्रिया पहले आ गई है, वर्ब पहले आ गया है, या फिर ऑब्जेक्ट पहले आ गया है और वर्ब बाद में आया है, सब्जेक्ट बाद में आया, लास्ट में आया है, तो हम लोग समझ जाना कि वो सिंपल सेंटेंस नहीं है, उसको उल्टा फुल्टा दे दिया, यानी कि मैंने उल्टा फुल्टा ही लिखा था पर मैंने उल्टा सीधा कर दिया, उसको उल्टा फुल्टा पढ़ने में अजीब लगेगा, इसलिए उल्टा सीधा लिखा होगा तो समझ जाना कि वो इन्वर्शन है। यहाँ पे हमारा फिगर ऑफ स्पीच खत्म हुआ। नेक्स्ट ग्रामर में हम ट्राई करेंगे वॉइस या स्पीच लेने की वॉइस या फिर डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच लेने की कोशिश करेंगे। देखते हैं अभी क्या डिमांड आता है। एक्चुअली मेरे क्लासेस के बच्चे जो बोलेंगे हम लोग वही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फिगर ऑफ स्पीच इससे ज़्यादा होता है, एक्चुअली ऑलमोस्ट 20 के आसपास होता है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही होता है, लेकिन मैंने 11 ही लिया जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सब नहीं लिया, जो इंपॉर्टेंट है वही लिया है ताकि ज़्यादा बोरिंग नहीं हो सके ये।